जो भी बच्चे 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए PYQ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और इसके अलावा CBSE के तरफ से ऑलरेडी सैम्पल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दिया गया है, तो उनको ये दोनों चीज़ तो ज़रूर बनाना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग पब्लिकेशन का मार्केट में सैम्पल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को यदि बना लिया जाए तो बोर्ड में मतलब परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है। तो हम आज मतलब अपने चैनल पर, मेरे चैनल पर जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था 2024 का, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीट एनालिसिस के साथ। एक एक क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। इनफैक्ट MCQ जो पार्ट आता है उसको भी मतलब बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए हैं। और जो सब्जेक्टिव पेपर है उसको भी मैंने एनालाइज किया है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 जो CBSE के तरफ से दिया गया था उसको भी मैंने एनालिसिस किया है। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये मतलब इस दोनों के अलावा अलग सैम्पल पेपर है, और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 है, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम इसमें देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है और कैसे हम इसको मतलब सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पहले से पता है कि इसमें मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं उसमें दो पार्ट होंगे, एक आपका MCQ और दूसरा सब्जेक्टिव। MCQ को बनाने का जो अप्रोच होता है वो अलग होता है। उसमें हम ये चाहते हैं कि कितना जल्दी बन जाए, कोई फार्मूला लगा दीजिए, कोई ट्रिक लगा दीजिए, या ग्राफ से आप बना सकते हैं तो बेहतर है, मतलब ग्राफिकल क्वेश्चन भी रहता है। तो उसमें जो MCQ सेक्शन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, मतलब कम समय में आप जितना जल्दी बना सके, स्पीड विथ एक्यूरेसी आपको होना चाहिए। सब्जेक्टिव पेपर में मतलब कंप्लीट एनालिसिस चाहिए, और उसमें जो स्टेप्स होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हम उसी पेपर को डिस्कस करेंगे और सारे स्टेप्स पे मतलब देखेंगे कि किस तरीके से उसको हम सॉल्व करते हैं, और क्या फार्मूला लगना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग मेथड लग सकता है। तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिसमें आप अलग अलग मेथड से बना सकते हैं। तो उस समय देखना यह है कि जो कन्वीनियंट होगा और जो आसानी से बन जाए और मतलब बेहतर आंसर दे सके, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1, ये हमारा MCQ क्वेश्चन है। यहाँ से MCQ पार्ट स्टार्ट है। देखिए ये वेक्टर का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि आपके पास A और B दिया हुआ है, देन फाइंड A प्लस B डॉट A माइनस B। तो यहाँ पर आप या तो A और B का वैल्यू रखिए और तब फिर उसको प्रोडक्ट करिए, फिर निकालिए। लेकिन इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है वो ज़रा समझिए। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि A प्लस B इंटू A माइनस B ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में आप पढ़े थे। यहाँ पर A और B स्केलर मतलब था, वेरिएबल था, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है वो आपको वेक्टर के फॉर्म में है। तो वेक्टर में भी लगेगा, लेकिन वेक्टर में रिजल्ट कुछ अलग तरीके से है। इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B का होल स्क्वायर। अब आप देख लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर क्या होगा। तो भाई यहाँ हो जाएगा आपको 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, और ये 25 होने वाला है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो ये आपको हो जाएगा 36 प्लस 1 प्लस 25। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये कैंसिल होगा, और 9 और 4 13 माइनस 37। यहाँ से हम लोग को मिलेगा दिस इज 4, और ये हो जाएगा 2 एंड दिस इज माइनस। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। कहने का मतलब इसका आंसर जो होना चाहिए -24, ऑप्शन नंबर B। तो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को बनाइए। यदि आप इस रिजल्ट को नहीं फॉलो करते हैं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर मतलब वो टाइम टेकिंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है।
ए दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी बातें सही है। यहाँ पर चूंकि थ्योरम लग रहा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये एक थ्योरम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है पूरे मैट्रिक्स में। ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है। वेरीफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए। तो ये आपको एक थ्योरम है और इसी थ्योरम का मतलब इसमें यूज है। तो यहाँ दिया हुआ है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू दिस, तो ये बात गलत है। ये बोल रहा है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ये और ये दोनों बराबर होता है, तो ये भी बात इनका गलत है। फिर बोल रहा है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो ये बात तो सही है और ये मतलब ये तीनों ही बात सही है। मतलब ये जो लिखा हुआ है तो ये थ्योरम है, डायरेक्ट थ्योरम है, तो ये सही है। अब देखना ये है कि क्या ये बात सही है, मतलब क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई यदि हम लोग करते हैं तो क्या ये नल मैट्रिक्स आता है, इसको आप चेक कर लीजिए तो मतलब आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। यदि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा -12 और माइनस माइनस +12, ये कैंसिल हो करके 0। तो भाई यहाँ पर हमको मिल गया ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 आया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कितने बाई कितने का है, 2 बाई 2 का होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा 1 0 0 1। यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंट्री विल बी 0, कहने का मतलब ये आपका नल मैट्रिक्स हो गया। नल मैट्रिक्स कितने बाई कितने का, 2 बाई 2 का, तो ये बात सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप क्या बोल रहा है, द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिस, ये बोल रहा है। तो ये आपको मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन है, कैलकुलस का क्वेश्चन है और एओडी के अंदर आता है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट था दैट इज dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का जो रिजल्ट है दैट इज dy बाई डी एक्स दैट इज लेस देन 0। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, और यदि वो निगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो सबसे पहला काम होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, यहाँ से हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब dy बाई डी एक्स या नहीं तो f' बोल दीजिए, और देखेंगे कि वो कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसका यदि आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे f' इसका यदि डेरिवेटिव निकाला जाए तो क्या होगा भाई, f' की बात हो रही है। आप देखिए यहाँ पर 4 और साइन क्यूब का डेरिवेटिव, तो यहाँ चेन रूल लगेगा। तो ये हो जाएगा आपको सबसे पहले 3 साइन स्क्वायर एक्स और फिर साइन का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपको cos x -6 टू जा 12 साइन x, फिर साइन का डेरिवेटिव आपको cos x मिलेगा एंड 12 साइन x, तो ये हो जाएगा आपको 12 cos x। ये आ गया डेरिवेटिव f'। अब जरा आप समझिए, इसमें हम लोग 12 कॉमन लेंगे, 4 3 जा 12 और cos x भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ हम लोग को मिलेगा साइन एक्स और ये हम लोग को मिलने वाला है 12 कॉमन आ गया है, तो यहाँ पर 1। अब लोग इसको मतलब dy बाई डी एक्स इसको 0 कर देगा या कुछ और करेगा, लेकिन वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा ध्यान से देखिए ये क्या है, तो ये पूरा आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। भाई क्वाड्रेटिक में यदि आपको पता होगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको होता है दैट इज y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसका क्या साइन होगा ये हमको जानना है। तो यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखिए, इसका a जो है मतलब a एक यस
एक्स के जगह यहाँ पर साइन एक्स है, ये साइन एक्स के टर्म में आपको क्वाड्रेटिक है। तो ए आपका पॉजिटिव है, दिस इज 1 और ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये होगा अपवर्ड पैराबोला। क्योंकि जितने भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है तो उसका ग्राफ यदि आप बनाएंगे तो ये या तो अपवर्ड होगा या नहीं तो डाउनवर्ड होगा। अब अपवर्ड में 3 केसेज होता है, 3 केसेज किस तरह का, तो या तो ये मतलब नाइदर कट नॉर टच, दूसरा होगा इसको टच करेगा एक्स एक्सिस को, और तीसरा केस आता है जो मतलब दोनों मतलब एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो अभी जो है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इसका ए पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस को ये जो है मतलब कट करेगा या टच करेगा या क्या करेगा ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ ये मतलब आपको अपवर्ड पैराबोला है ये पता चला। अब देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, यदि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये आपको आ जाएगा बी ए स्क्वायर जो कि 1 होगा माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 तो ये आपको -3 और ये आपका लेस देन 0 है। यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और इसका ए पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं ये जो पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा मतलब ये y ये हमेशा आपको निगेटिव आएगा, सॉरी ये पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, ये जो dy बाई डी एक्स है एफ डैश एक्स, तो ये मतलब सारा पॉजिटिव 12 इंटू दिस, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और उसके साथ cos x लगा हुआ है। अब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये डिपेंड करता है आपको cos पर। cos जहाँ पॉजिटिव होगा तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और cos यदि निगेटिव होगा तो ये पूरा निगेटिव होगा। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करेंगे। ऑप्शन में ज़रा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, ये बोला है इंक्रीजिंग इन पाई से 3π/2। भाई आप इसका जरा ग्राफ मतलब इसका क्वाड्रेंट देखिए, दिस इज ये 0 होता है, दिस इज π/2 होता है, दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2, और यदि आप पूरा एक राउंड लगा लेते हैं तो ये आपको 2π मिलेगा यहाँ पर। खैर यहाँ बोल रहा है कि इट इज इंक्रीजिंग इन पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 में कॉस जो होता है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होगा, तो dy बाई डी एक्स मेरा निगेटिव आ जाएगा, तो वहाँ पर डिक्रीजिंग होना चाहिए। ये बोल रहा है इंक्रीजिंग, तो ये बात इनका गलत है। डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, π/2 से पाई, π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हुआ भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव, और यहाँ यदि ये निगेटिव हो जाएगा तो ऑफकोर्स dy बाई डी एक्स निगेटिव होने के बाद ये क्या हो जाएगा मतलब डिक्रीजिंग। तो इसका आंसर ये सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी अभी तक सही है। चूंकि MCQ है एक ही आंसर सही होने वाला है तो आप यहाँ पर मतलब ड्रॉप कर सकते हैं और आगे क्वेश्चन में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या बाकी का ये सही है या गलत है। बाकी का गलत ही होगा क्योंकि एक ही आंसर सही होगा, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं। डिक्रीजिंग इन -π/2 से π/2 गलत, क्योंकि -π/2 आपको -π/2 से π/2 देखिए यहाँ पर -π/2 और ये है आपको एंटी क्लॉकवाइज में π/2। ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है, और ये बोल रहा है कि डिक्रीजिंग, तो ये बात गलत हो गई। डिक्रीजिंग इन 0 से π/2, 0 से π/2 में कॉस पॉजिटिव होता है, ये यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, जो कि ये गलत है क्योंकि इन्होंने बोला है डिक्रीजिंग। तो इसमें एक ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेट दिस 2 नंबर ए एंड बी आर चोजन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट ए बाई बी इज एन इंटीजर। ए बाई बी मतलब इसमें से आपको 2 नंबर सेलेक्ट करना है और प्रोबेबिलिटी बताना है कि ए बाई बी जो है इंटीजर होना चाहिए। तो भाई जरा आप समझिए, प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सबसे पहला काम आपको ये करना है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, और दूसरा आपको ये देखना है कि उसका सैंपल स्पेस क्या है। कभी कभी सैंपल स्पेस आपको निकालना पड़ सकता है और कभी कभी आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब निकालने से काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ले लेंगे क्योंकि इन्होंने बोला है 2 नंबर सेलेक्ट करना है,
तो हमारे पास 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5। इस 5 नंबर में से 2 नंबर सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से? तो भाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात किया जाए, जरा आप ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपको 5C2। 5C2 5C2 होगा क्या भाई? तो 5 × 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से ये कटेगा और ये हो जाएगा आपको 10। कहने का मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास आ गया। अब देखना है इवेंट क्या है, इवेंट पता चलेगा तो फिर नंबर ऑफ इवेंट। इवेंट होना चाहिए कि इसमें से दो नंबर आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है कि a/b इंटीजर होना चाहिए। क्या इन्होंने बोला कि a/b जो है दैट शुड बिलोंग्स टू इंटीजर। भाई a/b इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर जो होता है दिस इज ऑल्सो अ होल नंबर, होल नंबर। अब आप समझिए a/b इंटीजर हो या नहीं तो a/b होल हो, ऐसा तभी पॉसिबल है जब a जो है इट इज दिस इम्प्लाइज कि a जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू b होना चाहिए, या तो a b के बराबर हो जाए, मतलब सेम नंबर हो जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे 2/2, 3/3, 3/3 करेंगे तो 1, 4/4 करेंगे तो 1, 5/5 करेंगे तो 1, 1/1 करेंगे तो 1। तो इंटीजर आ रहा है 1, क्या है 1, मतलब सेम नंबर रहेगा तो 1, और ये होल नंबर है मतलब इंटीजर भी है। दूसरी बात, इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। अब आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर कि a और b इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये केस नहीं चलेगा। क्या चलेगा? हमको केवल लेना है यहाँ से a ग्रेटर देन b, केवल ये केस लेना है। हालांकि a एंड b दोनों इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि a एंड b नहीं लेना है, मतलब इक्वल नहीं लेना, सेम नंबर नहीं लेना है। तो ठीक है, a b से बड़ा होना चाहिए। तो हम कैसे नंबर को रखें? तो भाई आप समझिए कि इवेंट में क्या क्या हो सकता है। क्या 1 के 1 लेंगे तो कोई नीचे ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, 1 से तो कुछ नहीं बनने वाला है। तो हमारे पास क्या ले सकते हैं? 2। यदि हम 2 लेंगे तो 2 के नीचे में 1 रखना पड़ेगा, 2/1, क्योंकि ये 2 हो जाएगा। फिर आपको 3/1 ले सकते हैं। फिर हम क्या लिख सकते हैं? 4/1 ले सकते हैं, 4/2 भी ले सकते हैं, 5/1 ले सकते हैं। कहने का मतलब हमारे पास इवेंट ये 1 नहीं है, आपको मिला 2/1, 3/1, 4/1, 4/2 एंड दिस इज 5/1। तो हमारे पास a/b आ चुका है। देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब नंबर ऑफ इवेंट की बात किया जाए तो ये हमारे पास आया 5। चूंकि हमको प्रोबेबिलिटी पूछा गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हो जाएगा आपको 5/10 विच इज 1/2। तो यहाँ से आंसर हमको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि इसका क्या वैल्यू होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट आपको पता होना चाहिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए और माइनस दिस। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको क्या, x - 1 मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस x प्लस 1 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा x3। अब यहाँ से ये आपको रिजल्ट है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी में आप पढ़े होंगे, दिस इज द रिजल्ट ऑफ AQ माइनस BQ। तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1Q एंड दिस इज माइनस x³। ये कटेगा और माइनस 1Q मतलब 1। तो ये हो गया आपको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लाइन्स एंड दिस एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 3D का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि ये 2 लाइन यदि परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है, 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट, तो वो 0 होगा। तो भाई यहाँ से डायरेक्शन रेशियो आप निकालिए। अब डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे कैसे? सबसे पहले आपके पास जो लाइन दिया हुआ है दैट इज लाइन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम होगा इसमें इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्या था याद करके देखिए। तो वो था x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। तो इसको उसी फॉर्म में ले जाएंगे
तो ये अभी है नहीं। देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, पहले तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक लाइन है। तो देखिए हम इसको क्या करने वाले हैं, x इक्वल टू ए वाई प्लस बी है, तो क्या हम ऐसा लिखें x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वाई, ये बातें। और यहाँ से z इक्वल टू सी वाई दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं z माइनस डी अपॉन सी इक्वल टू वाई। चूँकि ये दोनों आप ध्यान से देखिए, तो ये y के बराबर है, ये भी y के बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड माइनस डी अपॉन सी। ये लाइन का इक्वेशन हुआ। अभी भी यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको फिर से लिखेंगे x माइनस बी अपॉन ए, दिस इज y माइनस 0 अपॉन 1 एंड दिस इज जेड माइनस डी अपॉन सी। ये किस फॉर्म में है भैया, तो ये है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिस इज a1 b1 c1। ये जो a1 b1 c1 है, ये इसका डायरेक्शन रेशियो है। क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, मतलब आप 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको समझाना है इसीलिए हम पूरा स्टेप्स मतलब एनालाइज कर रहे हैं। नहीं तो बनने के लिए तो ये तुरंत बन जाएगा, क्योंकि हमको समझाना है तो उसी हिसाब से हम बता रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए हमारे पास डायरेक्शन रेशियो जो है लाइन 1, पहला लाइन का क्या निकला, तो ये हो गया आपको a1 b1 c1। और ये आया कितना है भैया, ये आया है आपको यहाँ से a, दिस इज a1 एंड दिस इज c, तो ये आपको मिला है a, 1, c। उसी तरह से डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 ये होना चाहिए a2 b2 एंड दिस इज c2। अब ये है क्या, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसका डायरेक्ट अब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हम ये लिख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, दिस इज x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश, और यहाँ पर y बनेगा, और ये हो जाएगा z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश, और इसको हम y माइनस 0 अपॉन 1, तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो। तो ये हो गया आपको a डैश, दिस इज 1 एंड दिस इज c डैश, आ गया डायरेक्शन रेशियो। चूँकि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो हम बोलेंगे मतलब L1 इज परपेंडिकुलर एंड L2, दिस इम्प्लाइज दोनों का मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। इट मीन्स A डैश यहाँ पर है आपको A डैश 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 प्लस बी डैश इक्वल टू 0, तो ये आपको ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू -1। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हो गया आपको बी डैश, सॉरी यहाँ पर सी है, मतलब ये हो गया आपको सी एंड दिस इज सी डैश, तो ये होना चाहिए ए डैश एंड सी डैश। तो ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा एक चीज और हम आपको यहाँ बता सकते हैं, अभी मतलब ये तो परपेंडिकुलर का केस था, हो सकता है किसी क्वेश्चन में बोले कि लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यदि लाइन पैरेलल है तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो मतलब दोनों लाइन का है वो प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनल कहने का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ए फॉर द पैरेलल, यदि पैरेलल हो तो, क्योंकि पैरेलल भी पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपको ए बाई ए डैश इक्वल टू 1/1 इक्वल टू बी बाई बी डैश, सॉरी ये सी है, सी बाई सी डैश। तो ये भी मतलब ऑप्शन मतलब यदि पूछे तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है dy बाई डी एक्स, आपको डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। डेरिवेटिव का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको चेन रूल के साथ मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि चेन रूल लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एंड दिस इज 2/x, तो इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं भाई, ये -2/x डैश नहीं है, सीधा 2/x है। तो आप देखिए dy बाई डी एक्स क्या होगा,
10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/3 एंड दिस इज 1/x माइनस 2 1/x का डेरिवेटिव होता है 1/x², वह माइनस 1/x², माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस इज ऑप्शन नंबर बी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/3x प्लस 2/x²। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और मैट्रिक्स मतलब एक्स मैट्रिक्स पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसको आप इधर सेंड कर दीजिए। तो एक्स हो जाएगा 3 5 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 4 6 माइनस 3 एंड दिस इज 7। 3 माइनस 4 माइनस 1 होगा, माइनस 6 माइनस 12 होगा, 5 माइनस 3 दिस इज 8 और माइनस 8 माइनस 7 तो माइनस 15। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर -1 -1 8 -12 15, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सही है, -1 यस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, फिर से आपको 3D का क्वेश्चन है और डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि ये x1 है, दिस इज y1 एंड दिस इज z1, ये है आपको x2 y2 एंड दिस इज z2, और आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन रेशियो मतलब इस लाइन का क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो दो लाइन दिया है, लेट्स से दिस इज 2 पॉइंट और द लाइन पासिंग थ्रू दिस, ये ऐसे जा रहा है। तो भाई डायरेक्शन रेशियो दो चीज होता है, एक डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन LMN, डायरेक्शन कोसाइन यूनिक नंबर होता है। डायरेक्शन रेशियो तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, दैट इज ABC, आपको पता होना चाहिए, एंड दिस इज x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 एंड दिस इज z2 माइनस z1। तो यहाँ से x2 माइनस x1 करना है, तो भाई 0 माइनस 2 y2 माइनस y1 तो 1 + 4 हो जाएगा, एंड z2 माइनस z1 तो -1 -5, यहाँ से आपको मिलने वाला है -2, दिस इज 5 एंड दिस इज -6। तो यह आपको आंसर हो गया -2 5 -6 -2 5 -6। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यह आपका सही आंसर है। नेक्स्ट MCQ को आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको मतलब अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं भाई, तो आप देखिए जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है उस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 टू दी पावर x एंड दिस इज 5 टू दी पावर -1 एंड देन 5 टू दी पावर x। तो ये हो गया हमारा 5 टू दी पावर x और 10 से आपको 10 टू दी पावर x से डिवाइड करना है। अब आप क्या करिए, 10 से इधर और इधर दोनों में डिवाइड कर दीजिए, तो 2 को हम बाहर निकाल रहे हैं, इस दोनों को डिवाइड करना है, 2 टू दी पावर x 10 टू दी पावर x, दिस इज dx, यहाँ dx लगा हुआ था, माइनस ये 5 टू दी पावर -1 तो इसको हम 1/5 लिख सकते हैं, दिस इज 5 टू दी पावर x एंड 10 टू दी पावर x एंड दिस इज dx। यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है 2 टू दी पावर, इस दोनों को क्या हम एक साथ लिख सकते हैं, तो 2/10 हो जाएगा एंड दिस इज x dx माइनस 1/5 एंड दिस इज 5 टू द 10 तो 1/2 एंड दिस इज x एंड दिस इज dx। तो भाई इसको भी हम लोग 2 5 द 10, यहाँ से 2 1/5 टू दी पावर x माइनस 1/5 and this is 1/2 to the power x and this is dx। ये आपका इस तरीके से। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 और 5 टू दी पावर -x dx माइनस 1/5 and this is
2 टू दी पावर माइनस एक्स एंड देन डी एक्स। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, a टू दी पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x ये होता था ax अपॉन लॉग a, और यदि आपका a टू दी पावर माइनस x है dx तो ये होगा माइनस a टू दी पावर माइनस x एंड दिस इज लॉग a। तो यहाँ पर ठीक यही रिजल्ट काम आएगा, यहाँ पर होगा 2 एंड दिस इज माइनस, यह माइनस लग जाएगा, और 5 टू दी पावर माइनस एक्स दिस इज लॉग 5, और यहाँ से 1/5 माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा 2 टू दी पावर माइनस एक्स एंड दिस इज लॉग 2 प्लस सी इज द आंसर। तो अब आप देखिए इसमें कौन सा आंसर सही है। इसको हम चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 एंड दिस इज 2 टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग 2 एंड माइनस 2 इंटू 5 टू दी पावर माइनस एक्स एंड दिस इज लॉग 5 एंड देन प्लस सी। अब आप ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए लॉग 2 इसके मल्टीप्लाई में है, यदि लॉग 2 डिनोमिनेटर में होता तो यही आंसर हो जाता। तो अभी कोई भी ऑप्शन इसको मैच नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये यदि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और इसमें आपको x प्लस वाई निकालना है। तो हम लोग जानते हैं जब भी कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होगा। मतलब A11 सपोज मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, तो ए का जो मैट्रिक्स ए का जो A11 होगा मैट्रिक्स बी के B11 के बराबर होगा। A12 तो इधर B12, A21 तो B21, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो अब आप देखिए इधर जो A11 पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है दैट इज 2x प्लस वाई, और इधर हो गया आपको जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 7, ये इक्वल होना चाहिए। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा होना चाहिए 5x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू y। अब आप देखिए यहाँ से y का वैल्यू हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट में रख देते हैं। तो 2x प्लस y के जगह हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस 7 एंड दिस इज इक्वल टू 7। 5 प्लस 2 ये हो जाएगा आपको 7x, और ये 7 इधर आकर के 14 होगा। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 2। यदि हम x का वैल्यू 2 रख दे तो y हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 7 दिस इज 10 माइनस 7, और ये आपको 3 देने वाला है। सो हमको चाहिए क्या, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, x और y का वैल्यू आ चुका है तो 2 एंड दिस इज 3, 2 प्लस 3 इज द 5। सो दिस इज आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और पूछ रहा है कि फाइंड आउट मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। याद करिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ पर मिलता था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप थे, यदि आपको याद होगा तब। क्या है दो टाइप भाई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया जाए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया जाए तो वहाँ आपको दो टाइप था। टाइप वन जो कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और दूसरा टाइप था टाइप टू तो वो था आपको डी एक्स बाई डी वाई एंड दिस इज पी एक्स एंड दिस इज क्यू। अब टाइप 1 में क्या होता था, तो ये जो p और q है, p कॉमा q, ये आपको या तो कांस्टेंट होना चाहिए या नहीं तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। और जो टाइप 2 था उसमें ये जो p और q है ये या तो कांस्टेंट होना चाहिए या नहीं तो फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। तो ये दो टाइप का था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसी में हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब देखते हैं कि ये किस टाइप का है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग x हटाएंगे तो ये बन जाएगा आपको कुछ इस तरीके से dy बाई डी एक्स
इस x को हम यदि हटाएंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा 2/x एंड दिस इज y, और ये इधर हो जाएगा आपको x। अब आप इसको ध्यान से देखिए तो ये dy/dx, यहाँ dy/dx होगा, dy/dx, दिस इज py एंड दिस इज q। यहाँ p के जगह आपको 2/x लिखा हुआ है और q के जगह x। तो ये टाइप 1 का मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। टाइप 1 में दिस इज टाइप 1, ये जो है आपको टाइप 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको चाहिए क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला गया था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला था e⁻p इंटीग्रेशन ऑफ p एंड दिस इज dx। तो यहाँ पर हो जाएगा e इंटीग्रल ऑफ p क्या है यहाँ पर भाई 2/x, तो ये हम लिखेंगे 2/x एंड दिस इज dx। भाई e⁻2 को बाहर क्या 1/x एंड दिस इज dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, e⁻2 1/x दैट इज log x, तो यहाँ पर हम log x लिखेंगे और ये जो 2 है तो इसको हम अंदर भेज देंगे, e⁻log x², log का प्रॉपर्टी था। यहाँ से आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ बेस में e है, आपको log का प्रॉपर्टी याद होगा और ये काफ़ी यूज मतलब हो रहा है। क्या प्रॉपर्टी था, जैसे आपको कोई नंबर b है, b के पावर में log हो और यहाँ log a है और log का बेस भी b हो, मतलब ये दोनों यदि सेम हो जाए तो यहाँ जो चीज़ जो भी नंबर रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कुछ ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर e आपको सेम है, देख लीजिए ये और ये आपको सेम है, तो इसका आंसर होने वाला है x²। सो दिस इज द आंसर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 था और ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। y इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर देखिए y2 का मतलब हुआ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y2 मतलब y, इसको आप y" भी बोल सकते हैं या नहीं तो आप d2y/dx², ये तो 2 बार डेरिवेटिव का यूज किया गया है। आइए इसको समझते हैं कि बनाएंगे कैसे। भाई इसको बनाने की बात करें तो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे ही आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, तो y का dy/dx होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dy/dx cos इनवर्स x, तो आपको याद होना चाहिए cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 - x² का रूट -1/√1 - x²। अब ये तो ऐसा दूर दूर तक नहीं है क्योंकि हमको y2 लाना है, dy मतलब सेकेंड डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये ज़रा समझिए, दोनों तरफ हम इसका होल स्क्वायर, अच्छा सुविधा के लिए हम मतलब लिखने में सुविधा हो इसके लिए हम इसका सिंबल यूज कर रहे हैं, दिस इज y1 और ये होगा आपको -1/1 - x² और ये चीज़ लिखा हुआ है। अब ज़रा आप समझिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y1², इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/रूट हट जाएगा 1 - x², ये हो गया। इसको आप उधर सेंड कर दीजिए तो ये बनेगा आपको कुछ ऐसा 1 - x² मल्टीप्लाइड बाय y1² एंड दिस इज 1। अब ये प्रोडक्ट में है, चूंकि सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ डिफरेंशिएट नहीं किए, हम आगे जाके किए, यहाँ करेंगे तो हो सकता है बट पता नहीं आएगा या नहीं, या मतलब स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसीलिए मैंने पहले अरेंज कर लिया। अब हम आपको मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यदि दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होने वाला है -2x और इसको छोड़ दिया, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, +1 - x² लिखा और इसका y1², तो ये होगा सबसे पहले 2y1 चेन रूल लगेगा और फिर ये हो जाएगा आपको y1 का डेरिवेटिव y2 एंड दिस इज 1 का डेरिवेटिव 0। अब आप इसमें ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है, यहाँ से आपको मतलब 2xy1 कॉमन आ रहा है, आपको क्या हो रहा है
2xy1 कॉमन आ रहा है, 2x एंड y1। तो यदि हम 2x यहां से चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2y1 x कॉमन नहीं आ रहा था, 2y1 कॉमन आ रहा है, तो यहां बच जाएगा माइनस एक्स y1 बचेगा, और 2y1 कॉमन ले लिए तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज y2 ये बचा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। भाई ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स y1, इसको यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको देने वाला है प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज y2 इक्वल टू 0। आंसर में देखिए क्या पूछा गया है, 1 माइनस, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज y2, इसका वैल्यू जो आया दैट इज xy1, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस है तो पॉजिटिव, तो इसका आंसर हो गया x इंटू, इसका मतलब ये हुआ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो चूंकि सिम्बॉल में दिया हुआ है y1 लिखा हुआ है तो मैंने उसी फॉर्म में लिखा x इंटू y1। तो ये है आपको ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से मतलब बनाते हैं। हम आपको फिर से बता रहे हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू में है और ये जल्दी बन जाना चाहिए, लेकिन चूंकि हमको अभी स्टेप्स एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, चूंकि हमको समझाना है इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये मतलब काफ़ी आसानी से फटाफट बन जाएगा। तो ये आपको कमांड होना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए तो तुरंत मतलब कौन सा रूल लगेगा। बहुत लोग यहाँ पर अटक जाएंगे, मतलब कुछ लोग डायरेक्ट 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देगा, कुछ लोग y2 समझेगा ही नहीं, मतलब मैंने देखा है y2 वो सोच लेता है y स्क्वायर, जबकि ये ऐसा है नहीं। ये जो y2 लिखा हुआ है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको लिखने का अलग अलग तरीका है, या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, या नहीं तो आप y डबल प्राइम या नहीं तो y डबल डैश ऐसे लिखिए, या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द वे टू राइट। ठीक है, तो ये सिंबल है और मतलब इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा होगा और ये है ITF का क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको बना करके देखते हैं। tan इनवर्स क्या होगा, ये tan इनवर्स, दिस इज tan इनवर्स 2 साइन एंड दिस इज 2। अब ये cos इनवर्स √3/2, तो भाई cos इनवर्स √3/2 आपको पता होना चाहिए कि cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री मतलब π/6, ये होता है आपको √3/2। तो भाई π/6 इक्वल टू क्या हुआ, cos इनवर्स √3/2, या नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए कि cos इनवर्स समथिंग वो क्या देगा, आपको एंगल देने वाला है। तो आप देख लीजिए कि √3/2 जो है किस एंगल के लिए होगा। तो कॉस का जो रेंज होता है वो 0 to π होता है, तो 0 to π मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में देना है आंसर। यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो √3/2 किस डिग्री के लिए होता है, तो 30 डिग्री मतलब π/6, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं आपको π/6। अब ये आपको रिजॉल्व हो गया, दिस इज tan इनवर्स, अब यहाँ से 2, अब ये 2 3 जा, अब ये होगा sin π/3, भाई sin π/3 मतलब sin 60 डिग्री, और sin 60 होता है √3/2, तो यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है tan इनवर्स एंड दिस इज 2 एंड दिस इज √3/2। भाई ये फिर से कटेगा एंड दिस इज tan इनवर्स √3। अब आप देखिए कि √3 किसके लिए होता है, 10 में, तो 10 में यदि आप देखेंगे तो ये होगा आपको दिस इज π/ मतलब 60 डिग्री के लिए होता है, सो π/3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से मतलब हम लोग बना सकते हैं। आपको ITF में रेंज जो है, रेंज और डोमेन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यदि आप ITF का क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो आपको इसका जो डोमेन और रेंज है वो बहुत काम का है, डोमेन एंड रेंज, तो उसको आप ध्यान में रखिए। अभी इसमें रेंज की ज़रूरत थी, रेंज मतलब क्या आउटपुट दे रहा है, तो उसे रिलेटेड था। कभी डोमेन का ज़रूरत पड़ेगा, जब आएगा तो उस समय हम
डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगेन डेरिवेटिव का क्वेश्चन है आपको, मतलब कैलकुलस का क्वेश्चन देख लीजिए कितना पूछा गया है, कितना बार पूछा गया है। अलग अलग टॉपिक से पूछा गया था, मतलब मोनोटोनिसिटी से पूछा, फिर आपको डेरिवेटिव का पूछा, हो सकता है आगे कंटिन्यूटी मिल जाए, तो पूछते ही रहेगा कुछ ना कुछ। इंटीग्रेशन आप देख ही लिए, तो कैलकुलस से कुल मिलाकर के बोला जाए, कैलकुलस से अच्छा खासा क्वेश्चन आपके पास आएगा। अब यहाँ पर हमसे फिर से सेकंड डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो आइए दो बार इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स होगा, और ये dy बाई डी एक्स होगा क्या भाई, ये हो जाएगा 5a e टू दी पावर 5x प्लस, और ये हो जाएगा -5, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इज b e टू दी पावर -x। फिर से इसको अगेन डिफरेंशिएट करिएगा तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा 5 5 25 a e टू दी पावर 5x। फिर यहाँ पर 5 था, ये 5 फिर से बाहर आएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम 25 लिख रहे हैं, b लिखेंगे e टू दी पावर -5x। 25 हम लोग यदि कॉमन ले ले तो ये बनेगा a e टू दी पावर 5x प्लस b e टू दी पावर -5x। अब जरा आप इसको ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, तो जो फंक्शन दिया हुआ था वही फंक्शन है, तो 25y इज द करेक्ट आंसर, और ये होगा ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ दिस। ये आपको कैलकुलस, फिर से कैलकुलस का क्वेश्चन आ गया, और ये कंटिन्यूटी का है। तो भाई मॉडुलस फंक्शन दिया हो, मॉडुलस फंक्शन का ही मतलब डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, तो इसको आप डायरेक्ट मतलब फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि मतलब ये कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। और यदि ये हर जगह कंटिन्यूअस है तो पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कितने जगह वो डिसकंटिन्यूअस हुआ, मतलब कितने जगह इसका ग्राफ ब्रेक किया होगा। तो मैंने क्या बोला कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कहीं ब्रेक नहीं करेगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इसका आंसर होने वाला है 0, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7, वाह फिर से कैलकुलस, क्या बात है कैलकुलस का बरसात हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए क्या बोल रहा है, 0 से π/8 दिया हुआ है और 10 स्क्वायर एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट। तो भाई इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर दीजिए, तो 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट नहीं होगा, इसको आप सेक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू 0 से π/8, 0 से π/8 एंड दिस इज 10 है, तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर एंड 2x - 1 लिख सकते हैं, एंड देन दिस इज dx। भाई अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 2x। आपको याद होना चाहिए कि x के मल्टीप्लाई में x का जो कोफिशिएंट है उसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस ये x होने वाला है, और ये होगा आपको 0 से π/8। अब आप इसमें रखिए π/8, तो ये हो जाएगा 10 2 इंटू π/8, 2 इंटू π/8 अनडिवाइडेड बाई 2, दिस इज -π/8, ये हो गया। और यदि हम 0 रखते हैं, इसके अलावा यदि हम 0 रखें तो भाई ये भी 0 और ये भी 0 हो गया, मतलब अपर लिमिट रखेंगे एक बार, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मैंने दोनों में रख दिया, माइनस लोअर लिमिट दोनों में रखेंगे, तो 10 0 0 हो जाएगा, और दिस इज ऑल्सो 0, तो 0 0 - 0 इज 0। अब आप इसको देखिए, तो 2 4 जा 8, ये बन जाएगा आपको 10 π/4, 10 π/4 अपॉन 2, एंड दिस इज -π/8। अब आपको पता होना चाहिए 10 π/4 45 डिग्री 1, तो ये 1 होता है, 1 अपॉन 2 -π/8, दिस इज द आंसर। तो देखिए आप इसमें कौन सा ऑप्शन है, यहाँ मतलब ऐड कर दिया है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 8, 2 4 जा 8, एंड दिस इज 8 1 जा 8 पाई, 4 - π/8, 4 - π/8, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। सी में क्या गलती है भाई, यहाँ 4 दिया हुआ है, 8 होना चाहिए, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगेन वेक्टर का क्वेश्चन है। वेक्टर का क्वेश्चन एक हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे शुरू में ही, आप a प्लस बी और a माइनस बी, और फिर से अभी यहाँ पर वेक्टर का क्वेश्चन है। पूछ रहा है फाइन एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो भाई ये दोनों बराबर हैं। अब आप ज़रा समझिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिखा हुआ है तो क्या हम ऐसा लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा एंड 1/2, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ये और ये चूँकि स्केलर है मतलब नंबर रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कॉस थीटा मिलेगा 1/2। एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये 0 नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कॉस थीटा, यदि कॉस थीटा 1/2 है तो थीटा कितने डिग्री के लिए, तो भाई 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री जो है दैट इज 1/2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर इसका सही है। डिग्री में दिया हुआ है, हो सकता है रेडियन में रहता तो ये हो जाता π/3, π/3 रेडियन इज द आंसर। अभी डिग्री में है तो डिग्री में आप लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन है, और इसमें आपको चेक करना होगा कि कौन ट्रू कौन फॉल्स, और यदि मतलब ट्रू है तो क्या उसका रीजन सही है या नहीं है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, असर्शन में क्या बोल रहा है कि अ 2/2 मैट्रिक्स ए आई जे दिया हुआ है एंड दिस इज व्हिच एलिमेंट्स आर गिवन बाय। यहाँ पर आपको ये इस तरीके से होगा, ए आई जे मतलब इसका एलिमेंट है, और बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स ए का एलिमेंट क्या होगा, तो ये ए आई जे एक रूल को फॉलो कर रहा है। क्या दिया हुआ है, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे है इसके अंदर, और ये 2/2 का मैट्रिक्स है। तो यदि ये 2/2 का मैट्रिक्स होगा तो कितने मतलब पोजीशन होगा, कितने एलिमेंट होना चाहिए, 4। और 4 एलिमेंट होगा क्या, A11, A12, A21, A22। अब हमसे क्या पूछा गया है, ए आई जे। तो ए आई जे देखिए, ए आई जे क्या दिया हुआ है, I × J। इसका मतलब आप क्या समझे कि A11 निकालना है तो 1 × 1 जो कि 1 होगा, A12 निकालना है तो 1 × 2 जो कि 2 होगा, A21 निकालना है तो ये हो जाएगा 2 × 1 जो कि 2 होगा, और A22 क्या होगा, तो 2 × 2 जो कि 4 होगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो 1 होगा, यहाँ पर होगा 1 × 2 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए आ चुका है। पूछ रहा है कि यदि इसका एलिमेंट इस तरीके से डिफाइन हो तो वो मैट्रिक्स ये बनेगा 1 2 2 4। यस, ये बातें सही है। असर्शन जो है, असर्शन इज ट्रू। अब रीजन को देखिए क्या बोल रहा है, रीजन बोल रहा है कि ए इज अ 4/2 मैट्रिक्स। भाई ए जो है 4/2 का है, मतलब 4 रो और 2 कॉलम होना चाहिए, 4/2। बहुत अच्छी बात। फिर बोला देन द एलिमेंट इन ए इज 5। बाहर है बाहर, क्या बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है 5 है। अब ज़रा आप समझिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होना चाहिए, तो यहाँ जितने एलिमेंट है जो ऑर्डर है 4 × 2 दैट इज 8। 8 एलिमेंट होना चाहिए भैया, 4 रो 2 कॉलम। आप समझिए क्या लिखाएगा, A11 A12, A21 A22, A31 A32, A41 A42। तो इस तरीके से ये 4 मतलब देख लीजिए आप, 4 4 8 एलिमेंट तो ऐसे ही दिख रहा है। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2/2 का है तो कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 2 जा 4। 3 मान लीजिए m × n का है तो कितने एलिमेंट होंगे, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा उतने एलिमेंट होंगे। तो 4 2 जा 8, ये बोल रहा था 5। तो ये बात इसका क्या है, गलत। तो ऑप्शन मतलब ये असर्शन सही है और रीजन जो है गलत है। तो ए इज ट्रू, ए जो होना चाहिए ट्रू, और रीजन जो है फॉल्स। तो उसमें आप मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन मतलब इसमें दिया रहता है। मतलब यदि आपका असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो ये होगा आपको सी ऑप्शन। ऑप्शन दिया रहता है तो ये होगा इसका ऑप्शन मतलब आंसर ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट आइए देखते हैं, फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और बोल रहा है वी कैन राइट दिस एंड दिस। क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स को ऐसा लिख सकते हैं। भाई ये कितना गलत बात है, ये आप कैसे लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स या आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये अलग लॉजिक पे काम करता है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स है और ये क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, आप इसको लिख सकते हैं मतलब साइन एक्स का इनवर्स, तो इसका मतलब हुआ 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स और ये जो 1 बाई साइन एक्स है, ये कभी मतलब ये अलग अलग बातें हैं, इसका मीनिंग ही अलग है, तो मतलब ये सही नहीं है। असर्शन इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है। फॉर एनी रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यस, रीजन इसका ट्रू है, तो असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो इसमें ऑप्शन टिक करना रहता है, मतलब चार ऑप्शन दिया रहता है ए बी सी डी। असर्शन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो ये ऑप्शन नंबर डी, इसमें से आपको डी ऑप्शन जो है टिक कर देना है। खैर एनीवे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां से आपको सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट है। ये जो सब्जेक्टिव पेपर है मतलब सब्जेक्टिव सेक्शन, मतलब सेक्शन बी सी डी ई, सेक्शन ए पूरा एमसीक्यू है और सेक्शन बी के बाद सेक्शन बी से सेक्शन बी ऑनवर्ड वो सारे सब्जेक्टिव है। मतलब इसमें अब आपको स्टेप्स लिखना पड़ेगा। हालांकि अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है तो मैंने पूरा एनालाइज किया है, लेकिन आपको उसका स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पर आपको जो ऑप्शन आएगा मतलब आंसर लिखना है, तो आपको ऐसे लिखना है 1 2 3 4 और इसका जो भी ऑप्शन है, जैसे ए है तो ए, इसका बी है तो बी, सी है तो सी, इतना लिख देंगे काम हो गया। कभी कभी आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका जो आंसर है, मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे इसका आंसर हुआ मान लीजिए 200, सपोज मान लीजिए आंसर है, तो ये आप लिख दीजिए, इसका जो भी आंसर है वो आप लिख दीजिए, जो भी आंसर आ रहा है लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए बी सी डी ये नहीं कि पूरा सॉल्व करने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, सॉल्व आप कर सकते हैं, रफ में जा करके आपको करना है, पीछे बैक साइड वहाँ पर रफ करिए, जितना मतलब भर भर के 2 पेज 3 पेज 4 पेज जितना रफ करना है पूरा भरपूर आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मतलब चेक किया जाएगा। तो ये था, यहाँ पर हमको टाइम लगा है डिस्कस करने में, इसलिए क्योंकि हम मतलब पूरा स्टेप्स एक्सप्लेन किए कि ये बात होता कैसे है, कहाँ से आया, कैसे आया। चूँकि जानना आपको सारा है, जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर आप क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो पहले ही झलक में जैसे क्वेश्चन देखे तो तुरंत आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि कौन सा मतलब मेथड लगेगा और किस टॉपिक का है। बहुत सारे तो मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं पकड़ पाते हैं कि ये क्वेश्चन है कहाँ का। तो ये आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है और मतलब सजेशन भी है कि जितना बेहतर हो सके प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसका जो PYQ है, जो 2 लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम रिपीट मतलब जो PYQ है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको ज़रूर बनाना चाहिए। तो इसका नेक्स्ट सेक्शन जो है सब्जेक्टिव सेक्शन बी सी डी ई, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।